नमस्ते साथियों, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम मौर्य साम्राज्य के उस अविश्वसनीय परिवर्तन को गहराई से समझने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, वहां से लेकर अशोक के धम्म तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसका मूल मंत्र ही लगातार युद्ध और विस्तार था, वो अचानक विश्व शांति का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? चलिए आज के सफर में इसी रहस्य को सुलझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे मौर्य राजवंश के परिचय से, फिर देखेंगे बिंदुसार का शासन, उसके बाद सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध की बात करेंगे, फिर अशोक के धम्म को समझेंगे और अंत में एक निष्कर्ष और आपके लिए एक सवाल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मौर्य राजवंश का एक संक्षिप्त परिचय। जरा इस कार्यक्रम को देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मजबूत नींव रखी थी, उसे उनके बेटे बिंदुसार ने 297 से 273 ईसा पूर्व तक पूरी ताकत से संभाला और फिर सताई इतिहास के सबसे चमकते सितारे सम्राट अशोक के हाथों में। ये सिर्फ राजाओं की कोई लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये उस मजबूत कड़ी को दिखाता है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोकर रख दिया था। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम अशोक से ठीक पहले के काल यानी बिंदुसार के शासनकाल को देखेंगे। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को एक बड़ा ही खूंखार और दिलचस्प नाम दिया था, अमित्रघात। इसका सीधा सा मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जाहिर है ये कोई हल्का फुल्का नाम नहीं है, ये साफ दिखाता है कि बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त की आक्रामक ऊर्जा को बिल्कुल कम नहीं होने दिया था। उस समय का मौर्य साम्राज्य कूटनीति से कहीं ज्यादा अपनी प्रचंड सैन्य ताकत के लिए मशहूर था। बिंदुसार की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने सिर्फ अपने पिता के विशाल साम्राज्य को बचाकर ही नहीं रखा, बल्कि उसकी सीमाओं को दक्षिण की तरफ और भी फैलाया। और हाँ, उनकी विदेशी कूटनीति भी कमाल की थी। सीरिया के राजा एंटियोकस ने उनके दरबार में डायमिकस नाम का एक राजदूत भेजा था। मतलब बिंदुसार ने बाहुबल और समझदारी दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल करके इस साम्राज्य को चलाया। लेकिन इस साम्राज्य की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सत्ता सम्राट अशोक के हाथ में आती है। हमारा तीसरा भाग इसी बारे में है। 261 ईसा पूर्व। इतिहास में ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो समय था जब भयंकर और विनाशकारी कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अब अशोक ने कलिंग जीत तो लिया, लेकिन मैदान में जो भीषण रक्तपात और लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उसने इस शक्तिशाली सम्राट को अंदर तक हिला कर रख दिया। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना का कमांडर सिर्फ एक युद्ध के दर्द और चीखों को सुनकर हमेशा के लिए हथियार डाल देता है। ये अपार दुख उनके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण बना। हमेशा के लिए युद्ध छोड़ देना वाकई एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। इस वैचारिक क्रांति को आप ऐसे समझिए, एक तरफ था भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की वो डरावनी गूंज जो अब तक मौर्य साम्राज्य की पहचान थी, उसे अचानक शांत कर दिया गया और उसकी जगह गूंजा धम्म घोष यानी शांति और धम्म का स्वर। ये आक्रामक सैन्य विस्तार से हटकर अहिंसा की तरफ लिया गया एक स्पष्ट और निर्णायक कदम था। इस भयंकर युद्ध के बाद अशोक के जीवन ने एक नई आध्यात्मिक दिशा ली। उन्होंने उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और यहीं से मौर्य साम्राज्य के खूनी सैन्य अभियानों का अंत हुआ और एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हुई। आइए अब अपने चौथे भाग में समझते हैं कि अशोक का ये नया रास्ता यानी उनका धम्म आखिर था क्या। अक्सर लोगों को लगता है कि धम्म शायद कोई नया धर्म था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अशोक अपनी जनता पर कोई नई पूजा पद्धति नहीं थोप रहे थे। दरअसल धम्म एक सार्वभौमिक नैतिक आचार संहिता थी। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो पूरी तरह से इंसानियत, नैतिकता और अच्छी बातों पर टिका था। इसके मूल सिद्धांत बिल्कुल सीधे और साफ थे। बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, किसी भी जीव की हत्या मत करो यानी अहिंसा का पालन करो, और सबसे खास बात सहिष्णुता, जिसका मतलब है सभी धर्मों की इज्जत करना। इन बातों से हम साफ समझ सकते हैं कि अशोक एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां लोग आपसी सम्मान और शांति के साथ रहें। लेकिन सिर्फ विचार बना लेने से तो कुछ नहीं होता है ना। इसलिए अशोक ने जमीनी स्तर पर काम किया। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम ही लोगों के बीच इन नैतिक मूल्यों को फैलाना था। और बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने खुद के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को ये शांति संदेश लेकर श्रीलंका भेजा। ये सही मायनों में शांति का एक वैश्विक अभियान था। अब हम अपने ऐतिहासिक विश्लेषण के अंतिम भाग यानी निष्कर्ष और आज के सवाल पर आ गए हैं। ये तथ्य सच में हैरान करने वाला है। अशोक चाहते थे कि उनका ये शांति का पैगाम कभी न मिले, इसलिए उन्होंने इसे महज कागजों या पत्रों पर नहीं बल्कि सीधे बड़ी-बड़ी चट्टानों और ऊंचे स्तंभों पर उकेर दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके ये बोल्ड वर्ड्स यानी साहसिक और स्पष्ट शब्द आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ें और सीख सकें। आज हजारों साल बाद भी जब हम उन शिलालेखों को देखते हैं तो लगता है जैसे वो महान सम्राट आज भी हमसे बात कर रहा है। तो विनाशकारी युद्ध से लेकर विश्व शांति तक का ये असाधारण सफर यहीं पूरा होता है। जाने से पहले आपकी याददाश्त परखने के लिए एक छोटा सा सवाल, सम्राट अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने दीक्षा दी थी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इतिहास के इन पन्नों को हमारे साथ गहराई से समझने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।